राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागौर के संपर्क विभाग द्वारा प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन सैनिक बस्ती स्थित विश्वकर्मा भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के संपर्क विभाग की केंद्रीय टोली के सदस्य एवं विश्व विभाग के समन्वयक रवि कुमार अय्यर ने मां भारती के दिव्य चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। दीप प्रज्वलन और पूजन अर्चन में जोधपुर प्रांत संचालक हरदयाल वर्मा, नागौर विभाग संचालक डॉक्टर केवलराम गौड़, नागौर जिला संचालक मुकेश बाटी सहयोग किया। साथ ही मातृशक्ति की प्रतिनिधि के रूप में कोमल फुलवारिया, रेखा सोनी, अरुणा शर्मा ने भी दीप मालिका प्रज्वलित करने के में सहयोग किया। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए रवि कुमार अय्यर ने कहा कि संपूर्ण विश्व जहां युद्ध में उलझा हुआ है, लंबे लंबे कालखंडों तक चलने वाले युद्धों के कारण विश्व के अनेक देश आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, किंतु हमारे देश का नेतृत्व इतना सशक्त है कि इतनी विषम वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी हमारे देश आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं कर रहा है। ये नेतृत्व के साथ साथ जनता का राष्ट्र के प्रति समर्पण होने के कारण संभव हुआ है। हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व का अनुभव करना चाहिए। गूगल में शीर्ष स्थान पर एक भारतीय सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट में भी सत्या नडेला एक भारतीय है जो शीर्ष पद पर है। भारतीय महिलाएं भी अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इसके विपरीत पड़ोसी देश पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2007 में हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब ग्रीस गए। वहां उनका स्वागत वहां के राष्ट्रपति ने संस्कृत भाषा में स्वागत भाषण देकर सम्मानित किया। ग्रीस के राष्ट्रपति ने बताया कि संस्कृत हमारे यहाँ बोली जाने वाली सभी भाषाओं और बोलियों की माँ है। विदेशों में भी देवनानी संस्कृत का इतना सम्मान है। भाषाविद भी मानते हैं कि इंडो यूरोपियन भाषा समूह की शीर्षतम और श्रेष्ठतम भाषा है। विश्व की अनेक भाषाओं और बोलियों में संस्कृत भाषा के अनेक शब्द देखने, सुनने और पढ़ने को मिल जाते हैं। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, कला, साहित्य, स्थापत्य, शिक्षा, कौशल आदि इतने विज्ञान सम्मत और प्रमाणित थे कि जिनके कारण हम आज भी कई क्षेत्रों में संस्कार की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारी सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में नगर निर्माण कला, जल निकास व्यवस्था, भवन निर्माण कला, सड़क और चौराहों के निर्माण की श्रेष्ठतम व्यवस्था थी। दक्षिणी भारत में चोल राजाओं ने हजारों वर्षों पूर्व ही श्रेष्ठतम नौसेना का विकास कर लिया था। दक्षिण भारत के गगनचुंबी मंदिरों का स्थापत्य भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इतना समृद्ध और आज भी आश्चर्य उत्पन्न करता है। हमारे डीएनए में आदर्श, श्रेष्ठता, वीरता, कुशलता के भावों का उत्तम मिश्रण है। जोधपुर के सैनिकों ने इजराइल नामक देश वीरता का परिचय दिया। अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए हमारे सैनिकों को काम में लेते थे। विषम परिस्थितियों में युद्ध के मैदान में छोड़कर चले जाते थे, लेकिन हमारे देश के वीर योद्धा युद्ध के मैदान में डटे रहते थे और वीर गति को प्राप्त होते थे। हमारे देश के सैनिकों ने विश्व के अनेक देशों को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजर दलपत शेखावत की वीरता को हम सभी जानते हैं। हाइफो वीरों का लोहा संपूर्ण विश्व मानता है। सिंगापुर शब्द संस्कृत और तमिल भाषा में मिलता है। 12वीं शताब्दी के अंत में चोल साम्राज्य के सेनापति सगनील उत्तमा सिंगापुर गए थे। उन्होंने सिंगापुर में वहां तमिल के रियल एस्टेट व्यापारी के साथ मिलकर इस देश का विकास किया। इस प्रकार के श्रेष्ठ इतिहास को नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। इस वर्ष भारत ने सर्वाधिक आधुनिक हथियार विश्व को बेचे हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेक्षापात्र ब्रह्मोस भारत की है। टेसी थॉमस हमारे देश की मिसाइल वुमन है। अग्नि 5 मिसाइल चीन के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करती है। जिस देश ने हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया, वहां का प्रधानमंत्री आज भारतीय है। ऐसे अनेक देश और हैं जहां के शीर्ष पदों पर भारतीय हैं। आने वाले दिनों में और भी कई भारतीय विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। 1962 में मेजर शैतान सिंह भाटी ने जब चीन की सेना से युद्ध किया था तो उनके पास केवल 120 जवान थे, जबकि शत्रु सेना में 1700 जवान थे। फिर भी उन्होंने युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ा। किसी भी सैनिक की पीठ पर गोली नहीं लगी थी।
शत्रु सेना के 1200 जवानों के शव पाए गए। ये जोधपुर राजस्थान के लिए और भारत के लिए गौरव का विषय है। राजस्थान के लक्ष्मी निवास मित्तल ने देखते देखते ऑर्सलर कंपनी को खरीद लिया है। काव्य गीत शरद कुमार जोशी ने प्रस्तुत किया। मस्तक महानुभावों का परिचय हेमंत जोशी ने करवाया। कार्यक्रम की भावभूमिका और नागौर का परिचय नृत्य गोपाल मित्तल ने करवाया। कार्यक्रम में पद्मश्री हिमताराम जी बांबू ने भी अपने अनुभव साझा किए। मंच संचालन हेमंत जोशी और शरद कुमार जोशी ने किया। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक हैं विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली। विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली। एक सच्चिदानंद रूप की भव्य सृष्टि यह सारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर। अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर। धर्म भाव से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी। हम हैं मौन पुजारी। मीरारा पगलिया मरता उड़ती उजली रेता में। झुंझारा माथा चढ़ता मर्यादा रण खेता में। अमर सरिका वीर हुआ तेजा जी बलिदानी। नागौर नगरी है महिमाशाली गाथा इणरी है गौरवशाली। महाभारत काल में अहिछत्रपुर के नाम से विख्यात नागौर एक ऐतिहासिक महत्व का नगर है। नागवंशीय क्षत्रिय राजाओं द्वारा स्थापित नागौर आज राजस्थान का 5वां बड़ा जिला है। भक्तिमती मीराबाई के कृष्ण भक्ति के पदों और भजनों की स्वर लहरियों के साथ वीरवर अमर सिंह राठौड़ के घोड़ों की टापों की अनुगूंज आज भी नागौर वासियों के हृदयों में वीरत्व के भाव को जागृत करती है। कृषि प्रधान जिला होने के कारण यहाँ लगभग 17 फसलें मूंग मोट बाजरी जवार तिल जो यहाँ का जीरा की सुगंध सौंफ मेथी गंवार असाड़िया कपास आदि बहुतायत मात्रा में उगाए जाते हैं। नागौर की सुगंधी पान मेथी और यहाँ का बेल पशु मेला विश्व प्रसिद्ध है। मकराना उपखंड में निकलने वाला सफेद संगमरमर पत्थर ने नागौर को वैश्विक स्तर पर एक अलग ही पहचान दिलाई है। अभी श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महोत्सव में भी अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति भी संगमरमर जो मकराना से गया है उससे निर्माण की जा रही है। 2 अक्टूबर 1959 को देश में पंचायती राज व्यवस्था इसी नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। नागौर के ही खन्नाल गांव में जीवटता सत्यवादिता गौ रक्षा के लिए प्रसिद्ध लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म हुआ। साथ ही अमरपुरा गांव में हम सबके लक्ष्मीदास जी महाराज का भी स्मारक बना हुआ है। यहाँ की फूलाबाई कर्माबाई
जम्बेश्वर भगवान की महिमा भी नागौर के गांव-गांव में गाई जाती है। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का संदेश देने के लिए लोक देवता जम्बेश्वर भगवान की भी नागौर जन्मस्थली रही है। यहाँ के बने हैंड टूल्स, हस्त औजार संपूर्ण देश में नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसीलिए नागौर को हस्त औजार नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मश्री हिमताराम जी भांबू, जो कि पर्यावरण प्रेमी के रूप में संपूर्ण देश भर में जाने जाते हैं, वह भी इसी नागौर नगरी के हैं। नागौर के ही विद्या भारती विद्यालय, शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र भैया कृष्ण गोपाल सारस्वत वर्तमान में मेटा, जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता है, उसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अनेक देशों में डेटा प्रोटेक्शन एवं प्राइवेसी से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। नागौर के ही युवा भाई प्रतीक जैन वर्तमान में गूगल कंपनी में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोधरत है। इसी क्षेत्र में गूगल कंपनी के भारत में प्रमुख हेड के पद पर भी अभी वर्तमान में कार्यरत है। नागौर के ही श्री विनोद जी सुराना वर्तमान में चेन्नई में तमिलनाडु में कार्यरत है, जो एशिया के 10 प्रमुख कॉरपोरेट लॉयर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। नागौर के ही भामासा श्री रामदेव जी पित्ती के परिवार में रामदेव जी के पुत्र श्रीमान अशोक जी पित्ती और विनोद जी पित्ती भी नागौर का परचम पूरे देश भर में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फहरा रहे हैं। ऐसी अनेक लोग, अनेक विभूतियां नागौर की इस धरा पर जन्म लेकर के, ये कर्म भूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये शौर्य भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये वीरों को पैदा करने वाली भूमि है। अनेक शहीद इस जगह से पैदा हुए हैं। ऐसा अनेक प्रकार के विख्यात नाम नागौर नगरी से बाहर जाकर के इस मारवाड़ की पहचान, इस नागौर का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ के इतिहास में पहली बार जिला केंद्र पर यदि संपन्न हुई है, सफलतापूर्वक संचालन और सफलतापूर्वक संपन्न होने का गौरव भी नागौर जिले की इसी नागौर नगरी को प्राप्त हुआ है। जय भारत, जय वंदे। वीरों की भूमि नागौर, त्यागी पुरुषों की भूमि नागौर, भक्तगणों की भूमि नागौर, ऐसे अनेक विषयों के आप धनी हैं। आपके बीच में स्वयं को पाकर मैं कृतज्ञ पाता हूँ। हमारे बीच हिमताराम भांबू जी भी है, जिन्हें पद्मश्री मिला है। आपको पद्मश्री मिला है तो हम समझते हैं कि हम सबको पद्मश्री मिला है। आपके कारण पद्मश्री के कारण आपको गौरव हुआ है और हम सबको गौरव हुआ है। देखिए, हम कैसे ऐतिहासिक क्षण में हमारा जन्म हुआ है। दुनिया में कोरोना संकट, यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास का युद्ध के बीच में बड़े बड़े देश भी आर्थिक संकट में आ गए हैं। इंग्लैंड के लोग जिन्होंने 56 देशों के ऊपर राज्य किया था, उनमें भारत भी एक था। 200 वर्ष यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जिन्होंने खड़ा किया, आज वहाँ किसी भी सुपरमार्केट में जाते हो तो 3 टमाटर से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हो। चेकिंग होती है, आप कितने आपके पॉकेट में, आपके थैली में है। इतनी बड़ी वहाँ भोजन की समस्या है। तो वहाँ कहते हैं कि ईट और हीट, यानी ठंडी के दिनों में इतनी ठंड रहती है कि आपको आग जलाने के लिए तेल चाहिए, तेल के लिए पैसा चाहिए। ईट का मतलब खाना, या तो आप खाना खा सकते हो या तो आप जिंदा रहने के लिए आग जला सकते हो। दोनों नहीं हो सकता। इसी आर्थिक संकट में अनेक देश जूझ रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया में दिल्ली में जो भी बैठे हैं वो लोग भारत को सबसे तेजी से आगे ले जा रहे हैं। 5 दिन पूर्व ही IMF का रिपोर्ट है कि भारत एक उदाहरण है दुनिया के सामने
कि संकट के समय भी कैसे आर्थिक व्यवस्था बचा कर रखना। तो हमें जो भी हमारे कर्ता धर्ता दिल्ली में है उनके प्रति देखने का रुख थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में और कोई देश इस प्रकार के संकट से बाहर नहीं निकला है। एक बार अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय एक पेट्रोल स्टेशन पे पहुंचा। अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहते हैं, गैस स्टेशन कहते हैं। और फिर वहाँ तो स्वयं ही पेट्रोल भरना पड़ता है, उसके बाद वहाँ काउंटर में जाकर पैसा भरना पड़ता है। तो काउंटर में बैठे बैठे उसको मालूम पड़ता है कि कौन आया है और उसने कितना पेट्रोल लिया है और उसमें कितना रुपया देना चाहिए। जब ये रुपया दे रहे थे तो उसने इनसे देखकर कहा कि आप जरूर भारत से आए हो। चेहरे से किसी को आप भारतीय या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या श्रीलंका के बताना बहुत मुश्किल है। कोई सफ़ेद चमड़ी वाला हमारे सामने बैठा है तो वो रूस का है, वो इंग्लैंड का है, वो फ्रांस का है, हम नहीं बता सकते हैं। किसी की नाक चपटी हो तो वो जापान का है, वियतनाम का है, चाइना का है, हम नहीं बता सकते। कोई काले रंग का होगा तो नाइजीरिया का है, अंगोला का है, इथियोपिया का है, हम नहीं बता सकते। तो फिर वो कैसे बता सकता है कि आप भारतीय हैं? तो समझे कि आपने कैसे पहचाना कि मैं पाकिस्तान का हो सकता हूँ? तो बोला कि नहीं साहब, आप पाकिस्तान के हो ही नहीं सकते। ऐसे कैसे? देखिए, आप इतनी कीमती कार में आ रहे हो, ऑडी कार खरीदने की हिम्मत कहाँ से पाकिस्तान में हो सकती है? ऑडी एक कीमती कार होता है। तो फिर उसने पूछा कि ये पाकिस्तानी लोग कैसे आते हैं? वो तो टैक्सी में आते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि आप जरूर ABCD होंगे। तो इनको समझ में नहीं आया कि ABCD क्या होता है। तो A यानी अटॉर्नी जनरल, एक बहुत बड़ा विशेष पद होता है। B यानी बैरिस्टर, C यानी कंसल्टेंट, D यानी डायरेक्टर। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी क्या होते हैं? वो तो ABCD में छोटा ABCD में होता है ना, वो होते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? ये यानी आतंकवादी, B यानी बंदूक वाला, D यानी दरबान, C यानी कूली। अच्छा, ये उनकी पहचान। हाँ जी, तो आप जरूर किसी कंपनी के डायरेक्टर होंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर क्या है? तो मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसका मतलब आप जरूर PhD करते होंगे। PhD यानी एक बहुत ही उच्च शिक्षा होता है। तो इन्होंने बोला कि ये कैसे आप कहते हैं कि मैं PhD करता हूँगा? या तो आप मैनेजमेंट का कोर्स करते होंगे या तो आप M.Tech करते होंगे। तो आपने ऐसा कैसे कहा? बोलता है कि हमारे देश में कॉलेज में उच्च शिक्षण कौन ले रहा है? वो तो केवल भारतीय लोग पढ़ाई करते हैं इसलिए यूनिवर्सिटी चल रहा है, वरना यहाँ का यूनिवर्सिटी कैसे चलेगा? तो ये भारतीयों की पहचान है दुनिया में। फिर भी हमारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत में सब खराब चल रहा है, भारत की शिक्षा नीति खराब है, वगैरह वगैरह। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि दुनिया मानती है कि हर देश का एक प्रमुख आदमी है तो वो भारतीय है। उस देश की अर्थव्यवस्था चलती है तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। ये एक दुनिया के सामने आया है, ये पहचान हमारी। ये अचानक तो नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का परिश्रम रहा है। और हमेशा ही भारतीयों का बाकी लोगों का पाकिस्तान का तुलना होता ही रहता है। आप अमेरिका में देखेंगे बड़े बड़े कंपनी, गूगल का कौन चला रहा है? सुंदर पिच्चै। और कहते हैं कि सुंदर पिच्चै का ससुराल भी तो राजस्थान ही है, वो भी जोधपुर के बीकानेर के पास ही है उनका गांव, ससुराल भी।
और माइक्रोसॉफ्ट जो बहुत बड़ी कंपनी है उसके कौन है, तो वहाँ भी एक सत्य नडेला बैठा है। एडोब में एक शंतनु है। ऐसे हर 6 महीने में एक नए कंपनी में कोई एक भारतीय प्रमुख स्थान पे आ जाता है। महिलाओं को अच्छा लगता है कि ब्यूटी पार्लर में जाए और उसके जो अनेक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें एक कंपनी का नाम आता है शैनल, CHANEL। ये फ्रांस का है, बहुत बड़ा कंपनी है। तरह तरह के सौंदर्य के उपकरण हम बनाते हैं, केमिकल्स बनता है, वो बिकता है। उसके एक नंबर पर एक महिला आ गई है, लीना नायर, केरल की। दुनिया में अनेक देशों को कर्जा या पैसा जो देता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 2 नंबर पे पहुंच गए गीता गोपीनाथ। पेप्सी कोला जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी, अमेजॉन जैसे बड़े कंपनी में भी 1 नंबर पे पहुंच गए इंदिरा नूई। तो हमारे देश के महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। दुनिया के इस कटिंग एज कंपटीशन में हमारे लोग कहाँ से कहाँ गए दिखता है। यह भी हमारी एक पहचान। तो बोला कि सारे बड़े कंपनी में थे, तो वो उसने पूछा कि तो फिर पाकिस्तान किसके लिए पहचाना है। वो बोलता है कि पाकिस्तान कहता है भारत जो भी चीज़ में आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को थोड़ा ईर्ष्या होता है कि हम भी करना चाहिए। हम हॉकी अच्छा खेलते तो उनको भी लगे कि हम भी हॉकी खेलेंगे। कभी कभी वो हमसे अच्छा भी खेल लेते हैं। क्रिकेट हम खेलते हैं, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, तो कभी कभी वो हमसे अच्छा भी खेलते हैं। तो भारत का नाम जब दुनिया में IT से प्रसिद्ध है, तो आज IT में हमसे आगे पाकिस्तान पहुंच गया है। थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है फ़र्क है? जब हम भारत के संदर्भ में कहते हैं IT, तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान के संदर्भ में IT का मतलब है इंटरनेशनल टेररिज्म। और उसमें ज़रूर 1 नंबर पे पहुंच गए हैं दुनिया में। वैसे ही वो बोलते हैं कि तुम्हारे CEO गूगल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो हमारे CEO तस्करी लेबा, ये जो अलकायदा, इससे बड़े बड़े जो आतंकवादी संस्था है उसके CEO तो पाकिस्तानी ही है। उस पर उनको गर्व लगता है। लेकिन दुनिया सब कुछ जानती है। केवल एक अंकल सैम को छोड़कर बाकी सब लोग समझते हैं कि खतरा कहाँ है। अंकल सैम का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अपने अहंकार के कारण भारत को क्रेडिट देने के लिए डरता है। वो उनकी कमजोरी है, इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो सत्य के आधार पर खड़े हैं। आज नहीं तो कल उनको मानना पड़ेगा। मानने से उनको जो खतरा है इसके कारण वो मानते नहीं हैं। इसलिए तरह तरह के एजेंसी के माध्यम से बोलते हैं कि अडानी चोर है, फिर अंबानी चोर है, वगैरह वगैरह। ये एक भ्रम उत्पन्न करने के लिए वो हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है। लेकिन आप ये याद रखना कि हमारे यहाँ हजारों साल की परंपरा होने के कारण अडानी अगर एक बार गिरता है, आप जितने तेजी से गेंद को नीचे गिराओगे उतने ही तेजी से ऊपर जाएगा। वही अडानी आज बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और इन लोगों के लिए संतत बनेगा। इसलिए उससे हमें बहुत चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। वो जानता है कैसे आगे जाना है। देखते देखते उसने हाइफा पोर्ट खरीद लिया। हाइफा दुनिया का एक बहुत बड़ा केंद्र है। दुनिया के सबसे ज़्यादा रिसर्च, अमेरिका के लिए भी जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो हाइफा में हो रहा है। तो ऐसे एक प्रमुख शहर को भी उसने ले लिया। तो उसका भी एक कारण होगा कि युद्ध जो इजराइल में हो रहा है, तो उसका एक कारण है कि हाइफा पोर्ट एक भारतीय के पास है। तो ये सब अलग अलग प्रकार से हमारे लिए अवसर है। दुनिया में हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। 2007 में उस समय जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी ग्रीस गए। हम जानते हैं ग्रीस एक प्राचीन देश है। वहाँ से अलेक्जेंडर भारत में आया था। अलेक्जेंडर के साथ सेल्यूकस निकेटर भी आया था। इसलिए एक शब्द प्रयोग आप लोग पहचानते होंगे। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर की भी युद्ध हुई, तो उसमें वो पराजय हुआ और वो उसे यहाँ से भागना पड़ा। तो उस संदर्भ में एक कहावत है,
जो जीता वही चंद्रगुप्त और चाणक्य, जो दुम दबा के भागा वही सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर। तो उस प्राचीन ग्रीस में जब अब्दुल कलाम जी गए तो उनका स्वागत वहाँ के राष्ट्रपति कार्लोस पैपिलोव ने 20 मिनट संस्कृत भाषा में उद्बोधित करते हुए उनका स्वागत किया। अब्दुल कलाम जी को आश्चर्य, तो वो संस्कृत में मुझे स्वागत कर रहा है। तो कारण पूछा कि आपने संस्कृत कैसे सीखा और क्यों सीखा? तो बता रहे थे कि जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे टीचर हमें बताती थी कि यूरोप की जितनी भी भाषाएं उसकी माँ है हमारी प्राचीन ग्रीक भाषा, जो आज लोग वर्तमान में कोई बोलता नहीं है। वर्तमान में ग्रीस देश में जो भाषा बोलते हैं, जैसे भारत में हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन एक समय हमारा संस्कृत भाषा था। आज भले वो चलन में नहीं है, तो कि हमारी सारे भारत की भाषाओं की माँ संस्कृत है, हम मानते हैं। वैसे ही वो प्राचीन ग्रीक भाषा जिसे हम भूल गए हैं, वह यूरोप के सारे भाषाओं की माँ है। और उन्होंने यह भी कहा कि देशभक्ति का मतलब है कि उस प्राचीन भाषा को हमने भी सीखना चाहिए। जब अवसर मिलेगा, जब आप बड़े होंगे, तो उसको सीखने की कोशिश करो। तब से मैं सोचा कि मैं भी देशभक्त हूँ। तो जब मैं बड़ा हो गया और मैं कॉलेज में जब था, तो ये प्राचीन भाषा सीखने के लिए मुझे जर्मनी जाना पड़ा। तो जर्मनी के प्राध्यापक ने पूछा कि ये भाषा क्यों सीखते हो, ये सीखकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी के लिए नहीं, ये यूरोप के सारे भाषाओं की माँ है, इसलिए मैं ग्रीक भाषा सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा है कि क्या ग्रीक भाषा की एक माँ है ना, उसे भी तुम सीखना चाहते हो? तो ये पहले बार सुन रहे हैं। बोले कि ऐसे भी होता है क्या कि ग्रीक की एक माँ है? तब उन्होंने बताया कि ग्रीक भाषा की माँ है संस्कृत। तो अब मैं जाकर प्राचीन ग्रीक भाषा भी सीखा और संस्कृत भी सीखा।